नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज नेटवर्क पेप्टिक टाइम को देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। हाल ही में भारत में एक रिपोर्ट सामने आई है जो कई लोगों को डराने वाली है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में तकरीबन 15 लाख कैंसर के मरीज हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कैंसर के मरीजों में इजाफा हो रहा है, लेकिन भारत के आंकड़े चौंकाने और डराने वाले हैं। वो इसलिए भी क्योंकि भारत दूसरे मुल्कों के मुकाबले इस बीमारी के निदान में उतना सक्षम नहीं है जितना कि दुनिया के विकसित देश हैं। ऐसे में कैंसर से कैसे बचा जाए, इसके इलाज के क्या क्या तरीके भारत में मौजूद हैं, इसका इलाज कितना कठिन और कितना चुनौतीपूर्ण है या फिर बहुत आसान भी है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हम खास मुलाकात सेक्शन में बात कर रहे हैं एक जाने माने चिकित्सक जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशांक बंसल, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में कार्यरत हैं। मूलतः बुंदेलखंड के रहने वाले हैं और वो आज इस इंटरव्यू के जरिए हमें ऐसे लाखों मरीजों के लिए एक प्रेरणादायी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सर, बहुत स्वागत है पहले तो स्टूडियो में आपका। नमस्कार सर, पहला सवाल कि भारत में जो रिपोर्ट अभी हाल ही में सामने आई है वो डरा रही है। क्यों इतनी तेजी से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और ये किस तरह से आप उसको श्रेणीबद्ध करेंगे? कितने तरह के मामले सामने आ रहे हैं? पहले तो सबको नमस्कार और मुझे समझ सब हिंदी में समझेंगे? जी बिल्कुल, हाँ, हिंदी में समझें। ठीक है, तो मैं अपनी बात सारी हिंदी में ही रखूँगा। आजकल जो आपने जो रिसेंट डेटा बताया, इट इज़ अराउंड 1.4 मिलियन न्यू केसेस जो है वो इंडिया में इस समय डायग्नोज हुए हैं एज पर दी टुडेज करेंट रिपोर्ट। एंड उसमें से जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स अमंग बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में पाए गए हैं। सबसे पहला है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर। दूसरा है मुख और ओरल कैविटी यानी कि मुखमंडल का और गले का कैंसर। और तीसरा है सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के नीचे भाग उधर पे रहता है, सर्विक्स, उसका कैंसर है। सो ये मुख्यतः 3 कैंसर प्रमुखता से हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इनके कारण बहुत ही हर प्रकार का जो कैंसर है उसके होने का कारण कभी कभी अलग भी हो सकता है। और एग्जैक्ट व्हाट इज कॉजिंग कैंसर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। मीन्स कि इफ़ यू अगर आप चाहें कि मुझसे पॉइंट आउट करने के लिए कि कोई एक बिंदु या कोई एक कारण जिसके कारण कैंसर डेवलप होता है ऐसा बताने के लिए, तो वो आज के समय में भी वो डेवलपिंग है। इट इज़ हमारे लिए वो अभी तक संभव नहीं हो पाया है कि एक पॉइंट को चिन्हित करना कि इसके कारण से कैंसर होता है। कैंसर का डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों को मिला के श्रेणीबद्ध तरीके से फिर एक मानव शरीर के अंदर कैंसर का डेवलपमेंट होता है। तो और इन सभी कारकों को हम लोग रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। सो सपोज अगर मैं बोलता हूँ सिगरेट पीना इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 आदमी अगर सिगरेट पीते हैं तो उसमें से 8 आदमियों को कैंसर होगा, 2 आदमी फिर भी ऐसे रहेंगे जिनको कैंसर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं मैं प्रमोट कर रहा हूँ आपको सिगरेट पीने के लिए, लेकिन ये कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट रिस्क फैक्टर्स। हम उसको कॉजेटिव एजेंट नहीं बोलते हैं। बट वेयरस कुछ ऐसे कैंसर हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर, एचपीवी वायरस, उसको 95% ऑफ द टू 99% ऑफ द केसेस सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वायरस के थ्रू होता है, जो कि मेन एजेंट माना जाता है डेवलपमेंट के सर्वाइकल कैंसर डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए हमको पता है, लेकिन बाकी अन्य कैंसरों में ऐसा बड़ा मुश्किल है बताना कि एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग। ठीक है। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर में मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है इसके लिए वो हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल और लाइक देर से महिलाओं में विवाह होना, पहले बच्चे का जो जन्म है वो 30 या 35 साल से ज़्यादा की उम्र में पहले बच्चे के लिए गर्भ धारण करना, बच्चों को समय पे दूध नहीं पिलाना या अधिकतर मात्रा में ओसीपी का कंजम्पशन करना, ये भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। ओसीपी मतलब गर्भ निरोधक गोलियां। अच्छा। तो जो ईस्ट्रोजन ओनली पिल्स आते हैं, कॉम्बिनेशन पिल भी आते हैं, तो ईस्ट्रोजन ओनली पिल बेसिकली दे आर कॉजिंग हाई रिस्क फैक्टर। एंड फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो वो भी एक कारण है जिसके कारण से कैंसर डेवलप होता है। बट एक बिंदु पे पॉइंट आउट करना
बड़ा मुश्किल है इस समय कि वो एक कारण कि जिसकी वजह से यूनिवर्सल मैं कह सकूं कि यू कैंसर, हाँ। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे फैक्टरों का कॉम्बिनेशन है जिसके कारण कैंसर डेवलप होता है ठीक है। शरीर में। तो मूलतः ये 3 तरह के कैंसर भारत में ज्यादा मोस्ट कॉमन है, मरीजों में पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन यही 3 कैंसर हैं। ऐसा नहीं दूसरे नहीं होते, होते हैं लेकिन जी। उनका संख्या थोड़ा कम है। मोस्ट कॉमन जो है ये यही है। डॉक्टर साहब, बहुत आसान भाषा में अगर हमें समझना हो, एक व्यक्ति को कब ऐसा शरीर में महसूस होने लगता है या कब ये वो लक्षण आते हैं जिससे उसे अंदाजा लगे या उसे अलार्मिंग मोड मिले कि अब उसे जांच करानी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बेसिकली कैंसर के जो सिम्टम्स रहते हैं, जिस ऑर्गन को वो इन्वॉल्व करता है, यूजुअली उससे रिलेटेड रहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो मैंने 3 कैंसर आपको बताए कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और हेड एंड नेक यानी कि मुंह और गले का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर, तो ये तीनों जो कैंसर हैं अलग अलग बिंदुओं से प्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला हम एग्जाम्पल लें, जैसे स्तन कैंसर, तो यूजुअली महिलाएं क्या होती है, एक गठान की कंप्लेन करती हैं और वो गठान नॉर्मल गठान जैसे कभी कभी इन्फेक्शन होने के कारण दर्द होता है, लेकिन ये गठान जो है वो बिल्कुल पेनलेस से रहती है। अच्छा। कोई कुछ भी दर्द नहीं होता, एक छोटी सी गठान पड़ी रहेगी, वो धीरे धीरे आकार में बढ़ती रहेगी लेकिन दर्द वगैरह नहीं करेगी। तो आदमी अमूमन उसको नज़रअंदाज कर देता है और जब तक वो इस लेवल पे नहीं बढ़ जाती है कि उसको परेशानी कॉज करने लगे, लेकिन तब तक जो कैंसर की स्टेजें रहती हैं 1 2 3 4, वो उसमें प्रोग्रेस करा जाता है और अधिकतर पेशेंट फिर स्टेज 3 स्टेज 4 में हमारे साथ प्रेजेंट करते हैं। तो एक तो लक्षण हो गया कि स्तन में कोई गठान जो कि दर्द नहीं करती है और समय के साथ साइज में बढ़ रही होती है। सेकंड जो रहता है, निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, मीन्स आपके में सफ़ेद पानी या लाल पानी जैसा कुछ निकल रहा है, ये मवाद निकल रही है कंटिन्यूस और दोनों साइड नहीं है, सिर्फ एक ही साइड से हो रहा है। चमड़ी के ऊपर कोई लालिमा आ गई है या फिर वहाँ पे कोई एक घाव बन गया है जो कि भर नहीं रहा है और लंबे समय से है। निप्पल रिट्रैक्शन यानी कि निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना। अच्छा। यूजुअली पॉइंटेड रहते हैं लेकिन अंदर की तरफ धंस जाना। तो ये सब कुछ मुख्यतः सिम्टम्स हैं जिसके कारण हमको पहचान में आता है कि शायद इसमें कैंसर हो सकता है। ये स्तन कैंसर के लक्षण हो गए। जी। उसके अलावा अगर आपका बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो फिर जिस ऑर्गन को वो इन्वॉल्व करेगा, लाइक अगर लिवर में बीमारी पहुंच गई है तो आपको पीलिया की शिकायत हो सकती है या भूख कम लग सकती है। हड्डियों में वो बीमारी पहुंची है तो फिर हड्डियों में आपके फ्रैक्चर हो सकता है या फिर लंबे समय तक हड्डियों का कमज़ोरी या पेन हो सकता है या फिर कुछ और बोन रिलेटेड कोई नर्व कंप्रेस हो सकती है, तो उसके कारण भी पीड़ा हो सकती है। या फिर आपके ब्रेन में अगर चला गया है तो उस समय चक्कर आना, सर दर्द होना या फिर और कई अन्य प्रकार के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो डिपेंड कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व करा है, सिम्टम्स में वेरी। ठीक है, तो ये तो हो गया स्तन कैंसर के लिए, या फिर पेट के भीतरी किसी हिस्से में अगर ये चीज पहुंच जाती है, बढ़ जाता है। ठीक है। आमतौर पर मुंह के कैंसर, गले के कैंसर के भी बहुत मरीज सामने आने लगे हैं। क्या इनके भी लक्षण हमें पहले से दिखाई देने लगते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मुंह के कैंसर के लिए मैं बोलना चाहूँगा, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में गुटखा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, गुटखा सुपारी का। तो उसके कारण बहुत सारे मरीज हमने देखे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र के मुंह और गले के कैंसर से सफ़र करते हैं। तो प्रमुखता रूप से हमको एज एक समाज के रूप में ये प्रणबद्ध या फिर प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में एक एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम एक आदमी का गुटखा और पान तंबाकू छुड़वाएं ताकि वो उसको आगे चल के बीमारी ना हो। इसको मुझे लगता है कि आपकी जनता को इसको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए वो सबको छोड़ना। दूसरा, जो पेशेंट प्रेजेंट करता है इनिशियल में तो उसको ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होता है। अमूमन जब मुंह में छाला होता है तो वो दर्द करता है, लेकिन कैंसर का छाला एकदम दर्द के रहित रहता है, मतलब दर्द नहीं होता है उसमें। अच्छा। वो छोटा सा छाला जीभ में या फिर गाल में किसी कोने में हो जाएगा जो समय के साथ बढ़ता रहेगा लेकिन दर्द ज़्यादा नहीं करता। इसलिए आदमी उसको नज़रअंदाज करके कंटिन्यूस उसको ओवरलुक करता रहता है और वो फिर प्रोग्रेस हो जाता है। तो वो पता नहीं लगता। यस। और गले में यही कैंसर आपको आवाज़ में खराश होना या फिर गुटकने में कोई तकलीफ होना, गले में कंटिन्यूस दर्द होते रहना या फिर गले में कोई भी एक गठान बन जाना। अच्छा। तो इस प्रकार से वो सामने आ जाते हैं लक्षण। जी। क्या फिर आपके थूक में खून भी आ सकता है कभी कभी। अच्छा,
क्या जब भीतरी हिस्सों में भी कैंसर के जो मामले सामने आते हैं, उस तरह के यूटेरस का कैंसर बहुत होता है, इंटेस्टाइन में कैंसर हो जाता है, या छोटे बच्चों को जो कैंसर होता है, इस तरह के मामले किस तरह से परिलक्षित होते हैं? मैंने वही बताया आपको कि जो जिस ऑर्गन को कैंसर इन्वॉल्व करता है, हाँ, मेनली सिम्टम्स उस ऑर्गन से रिलेटेड रहते हैं। रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको अगर लिवर का कैंसर है तो यूजुअली या तो आप किसी रूटीन डायग्नोस्टिक्स के लिए किसी और कारण से डॉक्टर के पास गए, उसने सीटी स्कैन बोला और आपको इंसिडेंटली फाइंड हो गया कि एक छोटा सा बीमारी है यहाँ पे, ओके। और या फिर वो बड़ी हो जाएगी तो बाइल सिक्रीशन को रोक देगी, जिसके कारण आपको पीलिया के साथ आप प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर आपको पेट में गठान का महसूस होगी कि गठान हो रही है या लिवर बढ़ गया है आपका और पीलिया हो रहा है, भूख कम लग रही है, इन सब चीज़ों के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। सिमिलरली गर्भाशय का है तो जैसे मासिक माहवारी होती है तो वो ज़्यादा देर तक हो सकती है। माहवारी यूजुअली 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन 10-12 दिन कंटिन्यूस ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकती है कि महीने के बीच में ही आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगे, या फिर किसी अन्य प्रकार का डिस्चार्ज महीने के रास्ते से कंटिन्यूसली फ्लो होने लगे जो एंटीबायोटिक से बाद भी ठीक ना हो, या फिर और भी कई लक्षण रहते हैं जैसे यूट्रस इन्वॉल्वमेंट रहता है तो बैक एक बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये सिम्टम्स बहुत ओवरलैपिंग रहते हैं, कई इन्फेक्शंस में भी ऐसा लक्षण पाए जा सकते हैं और कई कैंसर्स में भी, इसलिए डॉक्टरी परामर्श बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हम अक्सर सुनते हैं सामान्य समझ के तौर पर जब कैंसर की बात होती है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये किस तरह की स्टेजेस होती हैं, इसको आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, और हर स्टेज का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है? सो बेसिकली जो ट्यूमर का जो डेवलपमेंट होता है वो इनिशियली एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो आपके मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर में गठान हुई, सो इनिशियल जो ट्यूमर है आपके ब्रेस्ट को इन्वॉल्व किया, फिर वो ब्रेस्ट को छोड़ के फिर शरीर के किसी दूसरे भाग में भी फैल सकता है। अब वो फैलता कैसे है, या तो उसके लिए रास्ता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फेटिक चैनल्स, ब्लड की तरह के लिम्फ नोड्स के थ्रू फैलता है। ठीक है। तो जैसे ही ब्लड रहता है तो इंटरस्टिशियल या फिर नोड्स हम बोलते हैं उसको, नोड्स, तो लिम्फ नोड्स, हाँ। तो लिम्फ नोड्स के थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू वो शरीर के दूसरे भागों में पहुंचता है। ठीक है। तो पहले ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा, अब उस ऑर्गन से निकलने वाले जो लिम्फेटिक्स हैं उसमें जाएगा और फिर उस लिम्फेटिक्स से शरीर के दूसरे भागों में पहुंच जाता है। तो टीएनएम जो स्टेजिंग हम बोलते हैं, तो हम इन तीनों की गणना करके ही टीएन यानी कि ट्यूमर, नोड और कहीं और मेटास्टेसिस हुआ है, यानी कि शरीर के किसी और भाग में ट्यूमर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो इन तीनों की कैलकुलेट करके हम फिर उसको एक कंपोजिट स्टेज देते हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये मूलतः 4 प्रकार की स्टेज रहती हैं। स्टेज 1 जो रहते हैं वो कम्प्लीटली यूजुअली, अब वो हर ट्यूमर के लिए स्टेज अलग अलग डिफाइंड है। अच्छा। किसी में अगर नोड भी है तो भी स्टेज 1 ही रहता है, वो किसी में नोड हो जाने से सीधे स्टेज 3 पहुंच जाता है। वो अलग अलग ट्यूमर के लिए अलग अलग डिफाइन करने का है। वो इस आई डोंट थिंक सो इस मच में वो इतना एलोबरेट करा जा सकता है, बट मोटे मोटे तौर पे समझे तो अगर आपका जो ट्यूमर है वो लोकलाइज है, मींस जिस ऑर्गन से ओरिजिनेट हुआ है, जिस ऑर्गन से उसकी उत्पत्ति हुई है उसी में लिमिटेड है, तो यूजुअली वो स्टेज 1 या 2 में रहता है। ठीक है। अगर उसके साथ प्राइमरी ऑर्गन के साथ लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट भी है तो वो स्टेज 2 या 3 में पहुंच जाता है। ठीक है। और अगर लिम्फ नोड्स के साथ साथ किसी और अंग में भी वो फैल चुका है तो वो स्टेज 4 हो जाता है। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशंस ये है कि यूजुअली पेशेंट जो स्टेज 1, 2, 3 में रहते हैं उनको हम क्योरेटिव इंटेंट से ट्रीट कर सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट का इंटेंट होता है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। वन इज क्योरेटिव, सेकेंड वन इज पैलिएटिव। क्योरेटिव इंटेंट वो होता है जिसमें हम बीमारी को क्योर करने का, यानी कि पूर्णतः से खत्म करने का कोशिश करते हैं। पैलिएटिव इंटेंट ट्रीटमेंट में ये होता है कि हम जानते हैं कि बीमारी इस अवस्था में पहुंच चुकी है कि हम उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, तो हमारा एम रहता है कि पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेंटेन रहे और पेशेंट को सिम्टम्स कम से कम हो उस बीमारी को लेके, एंड जितना मैक्सिमम हम लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं
उस ट्यूमर को एग्जिस्टिंग स्टेज में कन्फाइन करके ओके। उतना लाइफ एक्सपेंड करने की कोशिश करते मैंने कहीं पढ़ा था कि जिनको स्टेज 1 या स्टेज 2 पर डायग्नोस हो जाता है कैंसर, ऐसे 80% से ज़्यादा मामलों में डॉक्टर्स उसको बचा सकते हैं। क्या ये सच है? 80 से भी ज़्यादा 80 से भी ज़्यादा। या मोस्टली खतरे बढ़ते हैं स्टेज 3 के बाद। स्टेज 4 में सबसे ज़्यादा इनक्योरेबल रहता है एंड जैसी जैसी आपकी स्टेज माइग्रेट होती जाएगी, मतलब अप होती जाएगी, तो वो अगर हम क्योर भी कर देते हैं इन सर्टेन स्टेज, तो रिकरेंस यानी कि दोबारा आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये कब रहता है? स्टेज 3 के बाद? स्टेज 2 3 हर स्टेज में रहेगा। अच्छा, हर स्टेज में रहेगा। लौटने का खतरा हमेशा रहेगा। यस, हमेशा रहता है। कईयों में नहीं भी रहता है, कईयों में रहता है। वो ट्यूमर पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्यूमर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो स्टेज 1 वाला ट्यूमर, उसकी वापस आने के चांसेस कम रहते हैं। स्टेज 2 स्टेज 3 में वापस आने के चांसेस स्टेज 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये मुझे समझाइए कि भारत में जो कैंसर के लिए जो मेडिकल साइंस है, इसके निदान के लिए, वो कितनी तरक्की कर चुकी है और किन तरीकों से भारत में अभी कैंसर का उपचार हो रहा है, और वो कितना, थोड़ा सा सामान्य समझ के लिए, कि वो कितना महंगा पड़ता है या आसानी से कहीं निःशुल्क इलाज भी हो सकता है? कैंसर का जो के क्षेत्र में जो भारत का योगदान है बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और आज की डेट में मैं ये नहीं समझता कि किसी भी दुनिया से इन्फीरियर ट्रीटमेंट हमारे यहाँ है किसी भी पेशेंट को। अच्छा। व्हाटएवर लेटेस्ट आपको जो पता होगा, वो ड्रग या तो इंडिया में अवेलेबल होगी, अगर नहीं भी होती है तो डॉक्टर्स कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है या फिर उनका विल इतना है एक्चुअली जो ट्रीटमेंट के लिए, कि अगर बाहर से भी लाना पड़ सकता है और पेशेंट सक्षम है तो हम बाहर से भी दवाई मंगवा के उसको भारत में हम दिलवाते हैं। ठीक है। और उस पर भारत सरकार भी हमारा मदद करती है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में कोई भी ट्रीटमेंट, आज की ट्रीटमेंट जो बाहर अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। रिसेंटली जो मेजर मॉडिफिकेशन है, कार टी सेल थेरेपी एक प्रकार का नया ट्रीटमेंट है, वो भी भारत में अपना स्वदेशी अब हमने चालू कर दिया है। पहला सेंटर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में खुला हुआ है उसका, तो वी आर डूइंग दैट ऑल्सो। तो चिकित्सा जो अवेलेबिलिटी है उसमें हम कहीं किसी देश से कम नहीं है। हमारे पास पूरा टेक्नोलॉजी इस समय अवेलेबल है। दूसरा प्रश्न आपका कि वो भारत के कितने तरीके से उपचार होता है कैंसर का? तो बेसिकली सर्जरी 3 तरीका है। हाँ। या तो ऑपरेशन करके सर्जरी के माध्यम से उसको निकाल दिया जाए, दूसरा रेडियोथेरेपी यानी कि विकिरण चिकित्सा, तो जो हम नॉर्मल एक्सरेज का, लो वोल्टेज एक्सरेज का यूज़ करके कैंसर को डायग्नोस करने की करते हैं, और वही हाई डोज एक्सरे यूज़ करके हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब वो जो सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्स हैं जो ट्यूमर बन चुकी हैं, उनको एक्सरे के थ्रू हम जला देते हैं, के थ्रू उसको खत्म कर देते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? ये बहुत चर्चा में है ये कीवर्ड्स। कीमोथेरेपी जस्ट लाइक नॉर्मल थेरेपी, या तो ओरल फॉर्म से या फिर इंजेक्शंस के रूप में शरीर में आपके डाली जाती है। एक तरह की दवा है वो, दवाई जो इंजेक्ट करते हैं हम शरीर में। फिर वो दवा कैसे काम करती है ट्यूमर पर? ट्यूमर पे अलग अलग दवाई का अलग अलग होता है। तो कीमोथेरेपी इट्स अ ब्रॉड टर्म। बेसिकली नाउ वी हैव मल्टीपल, नॉट ओनली कीमोथेरेपी, वी हैव इम्यूनोथेरेपी भी है, टारगेटेड थेरेपी भी है, और अन्य प्रकार की थेरेपी भी है। तो हर किसी का मैकेनिज्म अलग अलग है। बेसिकली वो कैंसर के डीएनए को जाके उसको डीएनए को डबलिंग होने से रोकती हैं। तो और डीएनए का एक तरीके से तोड़ देती हैं उसको, ताकि कैंसर सेल वापस जिंदा ना रह सके। ओके। तो इनमें से अगर आसान उपाय कुछ हो मरीजों के लिए, तो वो कौन सा है इन तीनों थेरेपी की? क्योंकि तीनों की अपनी विशेषताएं होंगी। जी, बेसिकली जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से करते हैं, और जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इट विल डिपेंड ऑन योर स्टेज एंड द इफेक्ट। जो ट्रीटमेंट जो रहेगा वो इन तीनों के किसी एक कॉम्बिनेशन में रहता है यूजुअली। तो जो भी बेस्ट आउटकम रहेगा इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, वो हम पेशेंट को देते हैं। कोई कभी कभी सिंगल मोडालिटी भी काम करती है, यानी कि ओनली सर्जरी से काम हो जाता है। कभी कभी हमको सर्जरी रेडिएशन दोनों का काम लेना पड़ता है। कभी कभी सर्जरी रेडिएशन कीमोथेरेपी तीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो उस स्टेज के लिए जो अवेलेबल नॉलेज है उसके हिसाब से जो बेस्ट ट्रीटमेंट, ईदर सिंगल मोडालिटी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3, वो हम इस्तेमाल करके बेस्ट आउटकम के
को एक्सपेक्ट करते हुए पेशेंट को हम ऑफर करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जिस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं बुंदेलखंड, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है। क्या यहाँ से जुड़ी कोई स्टडी है कैंसर से रिलेटेड, या यहाँ से जुड़े कुछ मामलों के आपके खुद के अनुभव हैं? क्या इस क्षेत्र में कैंसर की समस्याएं, चुनौतियां हैं, और किस तरह से निदान पर काम किया जा सकता है? बिल्कुल, बुंदेलखंड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये स्टेटमेंट में मेरे अच्छा लिए नहीं है लगता कि कहने में। अच्छा कि ये भारत के कई पिछड़ों इलाकों एरिया में में से से एक है, और सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, बाकी क्षेत्रों में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो चिकित्सा में इसका पिछड़ा होना कोई असामान्य बात नहीं है बिल्कुल, मेरे हाँ। लिए, क्योंकि हेल्थ इज द, आई डोंट थिंक सो कि लोग बाग इतना Priority पे है वो, प्रायोरिटीज हाँ। पे रहती है। जब क्योंकि रोटी पानी के ही दिक्कत है तो हेल्थ कहाँ से वो फोकस करेंगे। बट जो हमारे यहाँ गुटखा कल्चर है, इसके चलते, और काफ़ी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जिसके चलते ओरल कैविटी का कैंसर्स मैंने बहुत देखे हैं इस रीजन में, और बहुत मात्रा में बुंदेलखंड में स्पेसिफिकली पाए जाते हैं। तो यहाँ के लोगों को उसके लिए थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होना चाहिए। डॉक्टर साहब, किस तरीके से जिस तरह प्राइवेट अस्पतालों में इलाज बहुत महंगा है कैंसर का, सरकारी अस्पतालों में बिस्तर मौजूद नहीं है, सामाजिक संस्थाएं क्या इस दिशा में कुछ काम कर रही हैं? क्या आपने इस तरह से कुछ सोचा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर और वहाँ इस दिशा में जन जागरूकता लाएं, या इलाज की कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराएं? कैंसर का ट्रीटमेंट एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एग्जिस्टिंग, उसमें इतना अच्छा इंश्योरेंस सिस्टम है हमारे पास, अच्छा। आयुष्मान भारत के रूप में, कि मैक्सिमम कैंसर के जो ट्रीटमेंट हैं आपके, वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको किसी भी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, अगर वो आयुष्मान भारत का कार्ड उसके अगर पास उस है पेशेंट के पास है। और अगर नहीं भी है तो अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज, या फिर आप अपने स्तर पे भी करा सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी के लिए एटलीस्ट आयुष्मान कार्ड से ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको ट्रीटमेंट कर तो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि लगभग 5 से 10 लाख रुपए के आसपास का इलाज है? 5 से भी कम का इलाज है? हाँ, उसमें हो जाएगा, ट्रीटमेंट आसानी से होता है, और वो भी विश्व स्तरीय इलाज, ऐसा नहीं कि कोई कमी रहती है। अच्छा। मैक्सिमम केसेस में जिसमें नहीं रहता है उसमें हम पेशेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये एडिशनल आज नई चीज़ आ चुकी है, बट ये आयुष्मान में इंक्लूडेड नहीं है। और लगातार आयुष्मान के जो एडवाइजरी या कमिटी रहती हैं, दे आर, अब वो अपडेट, अपने पैकेजेस अपडेट करते रहते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो एग्जिस्टिंग उस समय बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट आयुष्मान में अवेलेबल है, उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं अभी, और पेशेंट का ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा मिनिमल खर्च के साथ ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। आप एक बात कह रहे थे कि किसी गांव को गोद लेकर और उस दिशा में कुछ काम किया जा सकता जी, है। बुंदेलखंड जैसे आपने बात करी कि बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बागों को अभी बहुत ज़्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इट इज़ लैकिंग। तो एक मुहिम छेड़ी जा सकती है, अगर आपके दर्शक और कोई भी ग्रामवासी, सामाजिक संस्थाएं अगर वो इच्छुक हैं, तो बेसिक एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम रन करा जा सकता है। बिकॉज कैंसर का मैंने जैसे पहले बताया कि बचाव या प्रिवेंशन के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस से होता है, तो उसके लिए हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन ओरल कैविटी और ब्रेस्ट कैंसर के लिए ऐसा कोई हमारे पास वैक्सीन अभी मौजूदा स्थिति में नहीं है। तो हम उसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उस बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, इसमें हम पकड़ सकते हैं उस बीमारी को। और अर्ली स्टेज में पकड़ने का मतलब है कि आपका उचित इलाज कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन, और उसके रिकरेंस होने के चांसेस भी कम रहते हैं फिर। अच्छा। तो एक नॉर्मल जीवन हम आपको एटलीस्ट कंसीडर दे सकते हैं, अगर आपका जो बीमारी है वो शुरुआती अवस्था में पकड़ा गया है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो कैंसर का छाला है, जैसे मुंह में हुआ, वो भी दर्द नहीं है। ब्रेस्ट में अगर कोई गठान है तो उसमें भी दर्द नहीं होता। तो इंसान को जब तक दर्द नहीं होता तो वो काम चलाता रहता है अपना। लेकिन अगर हम उसको प्रिलिमिनरी स्टेजेस में डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करके और पेशेंट को लॉन्ग लाइफ दिया जा सकता है। इसके लिए स्क्रीनिंग बहुत आवश्यकता है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब उसी सवाल पे आ रहा था कि आपने कहा कि दर्द नहीं होता है। एक इंसान को अगर दर्द नहीं होगा तो वो स्क्रीनिंग में जाएगा ही क्यों? और आमतौर पे भारत जैसे देशों में जहां दर्द के बाद भी लोग महीनों टाल देते हैं, तो
तो वो क्या तरीका है कि लोगों को आप वो समझा दीजिए कि कैसे वो रेगुलरली स्क्रीनिंग से गुजर जाएं। एक्चुअली यही चैलेंज है बेसिकली कि जब तक आदमी को सिम्टम्स नहीं होते आदमी पहुंचता नहीं, और जब सिम्टम्स आते हैं तो यूजुअली स्टेज इतना हाई हो जाता है कि हमारे पास ट्रीटमेंट का स्कोप बहुत कम बचता है। तो उसके लिए बेसिकली डॉक्टरी परामर्श बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको शरीर में कुछ भी अनयूजुअल लगता है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए उस चीज़ को, तो वो अप्रोप्रिएटली बता सकते हैं। और देयर आर सर्टेन स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जो कॉमन कैंसर्स हैं लाइक ब्रेस्ट एंड सर्विक्स, तो उसके लिए स्क्रीनिंग गाइडलाइंस इंटरनेशनली और इंडिया लेवल पे भी अवेलेबल हैं, जो कि कहती हैं कि हर 40 से 45 वर्ष की महिला जो एज है उसके ऊपर हर वर्ष एक मेमोग्राफी स्कैन कराना ज़रूरी है। अच्छा। शुरुआती अवस्था से अमूमन 30 साल की उम्र से ज़्यादा की महिलाओं को अपने पैप स्मेयर की जांच कराने से अगर कोई भी एक शुरुआती अवस्था में कोई कैंसर का लीजन है तो वो पकड़ में आ जाता है। लेकिन उसके लिए महिला को स्वयं आगे आके डॉक्टर को बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी दूसरे बीमारी के कारण से जाते हैं तो उस समय भी डॉक्टर आपका स्क्रीन कर सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में कि एक पूरा बॉडी चेकअप हो जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट हो जाते हैं, हार्ट से रिलेटेड टेस्ट हो जाते हैं, तो लोगों को एक अंदाज़ा होता है कि लिपिड प्रोफाइल बढ़ा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो एक अंदाज़ा होता है कि हृदय रोग की संभावना बढ़ रही है। कैंसर से जुड़े भी कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं क्या जिससे समझा जा सके? ब्लड टेस्ट होते हैं बट उसका स्क्रीनिंग में अभी एज सच कोई रोल स्टैब्लिश नहीं है। अच्छा। और होते भी हैं तो वो थोड़े इतना कॉस्टली रहता है कि उसको आम जनता के बीच में लाना या फिर एज ए स्क्रीनिंग टूल डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स हैं लाइक पैप स्मीयर एंड मैमोग्राफी और ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, तो यूजुअली वो इम्प्लाई करते हैं जो कि लार्ज पॉपुलेशन में वेरी लो कॉस्ट में हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक, एक सवाल आपने हालांकि काफ़ी उसमें चर्चा की है, मैं फिर से एक अलग से उसको लेना चाह रहा हूँ। तंबाकू, सिगरेट, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम जब सिनेमा देखने जाते हैं तो पहला ऐड भारत सरकार वही दिखा रही है, सड़कों पर प्रचार है, अस्पतालों में प्रचार है। तंबाकू और सिगरेट जैसी चीज़ें कैंसर को के लिए कितना बड़ा रिस्क फैक्टर हैं और इसका क्या कोई वैज्ञानिक तथ्य है, और इस तरह इस खतरे को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एक रिस्क फैक्टर है। टोबैको इन एनी फॉर्म, वेदर स्मोक्ड और नॉन स्मोकलेस और स्मोक टोबैको मीन्स या तो सिगरेट या गुटखा या पान किसी भी फॉर्म में आप लें तो ये नुकसानदायक है। ठीक है। तो ये एस्टैब्लिश्ड है, पूरा इसका लिटरेचर है और क्यों क्यों क्या क्या है उसका बहुत ही जो भी एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक्चुअली मुझे लगता है आपके दर्शकों के लिए वो अप्रोप्रिएट होगा इतना सब कुछ समझ पाना, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पे कैंसर और स्मोकिंग एक तरीके के सिनोनिमस आप मान सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्क ये इंक्रीज कर सकता है। तो बेसिकली पहली बात तो हमको जागरूक होना है, खुद ही इन चीज़ों का सेवन रोकना है अपने आप से, और अपने साथ वालों को भी बोलना है कि उसका सेवन ना करें। सरकारी एजेंसियों में या फिर डॉक्टर्स कम्युनिटी ने इसके लिए कोशिश करी है कि तंबाकू का सेल और डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो। उस पर तो उतनी सफलता नहीं मिली है, लेकिन एक सर्टेन उम्र के नीचे से लोगों को उसको कंजम्पशन बंद किया है। प्लस जो उसमें वार्निंग साइंस आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 3/4 जो पैकेट रहता है उसमें वो वार्निंग साइन रहता है। तो एज ए हम अवेयर कर सकते हैं लोगों yes. को। सर, आखिरी सवाल कि एक कैंसर चिकित्सक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है इलाज के दरमियान? सो बेसिकली कैंसर एक इतना बड़ा टैबू है, टैबू का एक्चुअली मुझे हिंदी शब्द नहीं आता है कि टैबू एक है कि मेरे लिए जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है आज की डेट में वो पेशेंट को कन्फर्मेटरी या फिर उसको बताना कि आपको कैंसर की बीमारी है। ये लाइन सबसे कठिन लाइन है। उसको बोलना मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन रहता है, क्योंकि आज भी कैंसर के बारे में ऐसा मिथ है कि अगर आपको कैंसर हो गया तो लाइफ खत्म है। हाँ, इट इज़ कंसिडर्ड अ डेथ सेंटेंस। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास अभी ऐसे इलाज मौजूद हैं स्पेशली फॉर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैविटी कैंसर, जहाँ पे पेशेंट आराम से 5 to 10 या कई केसेस में मोर देन 15 to 20 ईयर्स भी दे लिव आफ्टर डायग्नोसिस, दे आर लिविंग अप टू दिस मच ऑफ एक्सटेंट। ओके। सो एक नॉर्मल लाइफ तक आदमी आराम से जी सकता है इवन आफ्टर अ डायग्नोसिस। सो नेसेसरली इट इज़
नॉट अ डेथ सेंटेंस, अगर आप अप्रोप्रिएट स्टेज में आप डायग्नोस होते हैं और आपने सावधानियां बरती हैं। उसके उलट अगर आप एडवांस स्टेज में डायग्नोस होते हैं जहाँ पे फिर हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं ट्रीटमेंट के, सो इन दैट केस फिर एक लिमिटेड समय रहता है जब तक हम लोग आप डिसीज़ को कंट्रोल करके रख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो जान है तो ही जहान है, और इस इंटरव्यू का जो लब्बे लुआब है वो ये है कि कैंसर का इलाज अब असाध्य रोगों की तरह नहीं है, आसान इलाज है। और अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उचित इलाज लेते हैं तो इस बीमारी से पूरी तरह से बचा जा सकता है। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो आपके शरीर में काफ़ी हद तक फैल चुकी होती है, तब जाकर आपको पता लगता है। इसलिए थोड़ा सा जागृत रहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए, तंबाकू सिगरेट जैसे सेवन को बंद कीजिए, तभी आप इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शशांक बंसल थे, कैंसर चिकित्सा के विशेषज्ञ, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस सेक्शन में हमें दी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें समय देने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।